समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो आपके 3 होते हैं। कौन कौन? समाज के नियमों को सीखना, समाज के नियम के अनुरूप व्यवहार करना, सामाजिक आवृत्तियों का विकास। ठीक है। सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध और क्रिया सामाजिक अंतःक्रियाएं कहलाती हैं, जैसे सहयोग, सहानुभूति, त्याग, बलिदान आदि। बालक की समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है? तो पहली जो होती है आपका घर और परिवार होता है, दूसरी पाठशाला खेल का मैदान, तीसरी आपका जो होता है स्कूल होता है। ठीक है। सामाजिकता नापने की विधि को क्या कहते हैं? तो सोशियोमेट्री कहते हैं, समाजमिति कहा जाता है। सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया था? तो डॉक्टर एल्डर ने किया था। बच्चों की समीक्षा का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो समाजमिति विधि द्वारा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, यह किसने कहा था? तो ये आपका अरस्तू ने कहा था। समाजीकरण की क्रिया कब तक चलती है? तो जीवन भर चलती रहती है, जब तक हमारी लाइफ नहीं खत्म होती है। बच्चे में सीखने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो परिवार से होती है। बालक का समाजीकरण कब प्रारंभ होता है? तो 0 से लेकर 5 और शैशवावस्था से शुरू होता है। बालक मानव ध्वनि या अन्य ध्वनियों में अंतर कब सीख लेता है? तो ये 1 महीने में। बालक अपनी माँ को 3 महीने में पहचानता है। उसके बाद समाजीकरण बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? तो माँ को। बालक का समाजीकरण कब पूर्ण होता है? तो किशोरावस्था में। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है तो किशोरावस्था के दौरान होता है, जिसने स्टेनर हॉल ने कहा था। ठीक है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा और बाल्टन ने दिया था। उसके बाद चलते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया था? बंडूरा ने किया था बोबोडॉल पर। प्रतिद्वंद्वता समाजीकरण की अवस्था किसे कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को। फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया सर्वोत्तम आयु होती है तो 5 वर्ष होती है इसकी। ठीक है। कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। उसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट, बालक नए नए मित्र कब बनाता है? तो जब वो स्कूल जाता है तब। ठीक है। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र कितनी है? तो ये आपका जो हो जाएगा इसका 3 वर्ष। ठीक है। जब 3 वर्ष का होता है तभी जाता है स्कूल। बालक मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियों में अंतर करना कब सीख जाता है? 1 महीने में। उसके रिपीट हो गया है। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा या संस्था में दी जाने वाली शिक्षा। ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो आंगनबाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा और घर में दी जाने वाली शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा ही जाता है क्वेश्चन। ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है और औपचारिक शिक्षा क्या होती है? जो माता पिता से दोस्त से आप बात करते हैं उसे अनौपचारिक कहा जाता है। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र 6 वर्ष होती है। छात्राओं के सही मूल्यांकन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो सतत मूल्यांकन CCF की बात की जाती है। बच्चों का पहला शिक्षक कौन होता है? तो माता पिता होते हैं। ठीक है। बालक के भाषा मूल्यांकन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो सतत मूल्यांकन CCF की बात की जाती है। बच्चों का पहला शिक्षक कौन होता है? तो माता पिता होते हैं। ठीक है। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है तो ये आपका परिवार होता है, फैमिली। परिवार किसका एक साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय का सबसे अच्छी है? तो ये अगर मैं बात करूँ तो मेरा परिवार। ठीक है। जिसमें माता पिता भाई बहन रहते हैं और दादा दादी। बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि उनमें अंतर योग्यताएँ भिन्न भिन्न होती है। बालक की स्व केंद्रित अवस्था होती है तो 3 से लेकर 6 वर्ष तक होती है। किस आयु तक बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल सर्वाधिक अवबोध हो जाता है? तो 9 वर्ष तक। इसका राइट आंसर 9 वर्ष तक है। बाल्यकाल का समय कब होता है? तो 6 से लेकर 12 वर्ष तक होता है। आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है तो 13 से लेकर आपका 19 वर्ष तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तर बढ़ते हैं। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी जाती है तो 4 से लेकर 7 वर्ष। किशोरावस्था प्रारंभ होती है 12 वर्ष की आयु में। डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है तो ये 8 से लेकर 9 वर्ष तक होती है। इसका राइट आंसर होगा। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है तो ये इसका राइट आंसर की बात अगर मैं बात करूं और ऊपर वाला के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो 11 वर्ष की आयु पर। ठीक है। तर्क जो होता है आपका 11 वर्ष। किस अवस्था को शर्म की अवस्था कहते हैं? तो इसका राइट आंसर शैशवावस्था को। आपसे झगड़े की पहचान कौन सी है? तो बाल्यावस्था। ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती? बाल्यावस्था में। स्वप्रेम, अपनी वस्तुओं से प्रेम की आरंभ कौन सी है? तो शैशवावस्था हो जाएगा। समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था कहते हैं? तो शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है तो नैतिकता का होना। बाल्यकाल के गिरोह की अवस्था है बाल्यावस्था। अधिगम करता है तो अधिगम का मुख्य आधार होता है आपका परिपक्वता, मैच्योरिटी होती है।
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इस अवस्था को मित्र परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है। बाल्यावस्था को किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोधी की अवस्था है। कथन किसने दिया था? स्टेने हॉल ने कहा था। ठीक है, इनके बुक का नाम था एडोलेसेंस। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या होती है? समायोजन करने की, एडजस्टमेंट होने की, हारने के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रदाय का विकास होता है। तो बाल्यावस्था में इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल्यावस्था हो जाए, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण डैश प्रकट करती है कब? किशोरावस्था में। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो किशोरावस्था में उत्पन्न होती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किशोरावस्था की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? यौन संबंधित समस्या। विकास की किस अवस्था में आरंभ के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो किशोरावस्था। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बाल्यावस्था इसका राइट आंसर होगा। विभिन्न विधियों की बात की गई है, बाल्यावस्था। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी डैश है, यह मानसिक प्रक्रिया आंसर हो जाएगा, मानसिक विकास हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावना बालक के विकास की किस अवस्था में की सूचक है? तो ये आपका किशोरावस्था। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश वस्तुओं को पहचाने उनमें विभेद करने लगता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की आयु मानी जाती है। नैतिक तर्क का आरंभ सिद्धांत किसने आरंभ या अवस्था किसने दिया था? ठीक है, तो ये आपका कोलबर्ग ने दिया था। नैतिक तर्क की अगर मैं बात करूँ, नैतिक तर्क का, ठीक है, सिद्धांत किसने दिया था? तो ये कोलबर्ग ने दिया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? परिपक्वता आयु। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था आरंभ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्र की प्रवृत्ति पाई जाती है? किशोरावस्था में। विकास किस अवस्था से शुरू होता है? तो ये प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संग्रह की प्रवृत्ति। बालक बालिकाएं अपने जीवन की किस अवस्था में किसी अन्य की आदर्श के रूप में स्वीकार करते किसी अन्य को? तो किशोरावस्था में। किस अवस्था में दिवा स्वप्न में विवरण करने की कामना अन्य प्रबल हो जाती है? किशोरावस्था में इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत। बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों होता है। आपका इन्वायरमेंट, हेरिडिटी की बात की जाती है। विकास की दृष्टि से सही क्रम, तो अगर मैं बात करूँ आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन हो जाएगा। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो ये आप सभी को पता है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, वंशानुक्रम और आपका इन्वायरमेंट का, दोनों का ही मानव के विकास में आपका 50-50 का योगदान रहता है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी आज के टोटल आपका 200 क्वेश्चन है। वह धाराओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है? तो बौद्धिक विकास का। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत आपका वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत है। भाषा अवबोधन से संबंध विकास का ही मानव के विकास में आपका 50-50 का योगदान रहता है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी आज के टोटल आपका 200 क्वेश्चन है। वह धाराओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है? तो बौद्धिक विकास का। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत आपका वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत है। भाषा अवबोधन से संबंध विकास भाषा घात है। ठीक है, परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। इसका राइट आंसर परिपक्वता किससे है? तो आपका विकास से है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, विकास का परिपक्वता से वही संबंध है जो उद्दीपन का डैश है। तो प्रतिक्रिया। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। तो बौद्धिक विकास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश से भिन्न होते हैं। तो विकास की दर, इंडिविजुअल डिफरेंस जिसे बोला जाता है। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या हो जाएगा? एक दूसरे के ये पूरक होते हैं। नेक्स्ट, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। यह किसने परिभाषित किया था? तो सार्टे ने। किसने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया? तो मॉन्टेसरी ने। किस विद्वान ने बच्चों की अंतर क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना? तो लेबाइगोस्की ने माना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विकास कैसा परिवर्तन है? तो ये आपका क्वालिटी होता है, गुणात्मक होता है। वृद्धि का संबंध किससे होता है? तो आकार एवं भार से होता है। आकार एवं भार से। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतन का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था से। किस आम काल में मानसिक विकास अपनी, तो ये आपका 15 से 20 वर्ष हो जाएगा। विकास प्राणी में एक प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्षणों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है? तो ड्रेवर का है। किशोरा अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वो निम्न में से कौन सी है? तो असुरक्षा है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। समाप्त नहीं होती है कभी हमारा विकास जब तक हमारा जीवन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, चौमुखी। ठीक है, किस ग्रंथि में दोषपूर्ण के कारण व्यक्ति का, तो ये आपका पीनियल ग्लैंड होता है। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला आपका खेलकूद का मैदान। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश बौद्धिक विकास होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास डैश को सिद्धांत सामाजिकरण की जो प्रक्रिया अनुकरण होता है उपयोगी होती है और क्या होता है? विकासात्मक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो अमूर्त चिंतन हो जाएगा। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका? तो हॉरलॉक का है। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह क्या होता है? शारीरिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो सिर से पैर की होती है और इसे केंद्र से बाहर की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? जन्म के बाद किसी बालक की चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? 2 वर्ष की आयु के बाद। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो ये आंतरिक कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया जाता है? मनोविश्लेषणवाद। कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्य का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? तो दीर्घकालीन अध्ययन विधि। किसी बालक में तर्क, समस्या समाधान की शक्ति का विकास होता है? तो ये आपका 12 वर्ष की। सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ का है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्ण विकास करने, यह कथन किसका? स्वामी विवेकानंद। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो एरिक्सन ने दिया था। अंतर्मुखी बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? तो बहिर्मुखी का होता है। ठीक है, बहिर्मुखी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से? किशोरावस्था। विकास कौन सी अवस्था से शुरू होती है? तो प्रसव पूर्व अवस्था से। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है उसे कहते हैं 14 वर्ष। बालकों में संज्ञान विकास की विभिन्नता होती है क्योंकि उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। उसके बाद में अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखने के अधिगम अंतरण कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण यहाँ पे है कि साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना सीख जाता है जल्दी से। ठीक है, अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका धनात्मक होता है, आपका दूसरा आपका शून्य अंतरण होता है, थर्ड आपका होता है ऋणात्मक अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये सारे के सारे जो ना आपको करा रहे। धनात्मक अंतरण कितने प्रकार के? तभी मैं बताई हूँ। धनात्मक जो होते हैं आपके 3 होते हैं, क्षैतिज समांतर, ऊर्ध्वाधर जिसे लंबवत कहते हैं, द्विबाहुक। शून्य अंतरण होता है, थर्ड आपका होता है ऋणात्मक अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये सारे के सारे जो ना आपको करा रहे। धनात्मक अंतरण कितने प्रकार के? तभी मैं बताई हूँ। धनात्मक जो होते हैं आपके 3 होते हैं, क्षैतिज समांतर, ऊर्ध्वाधर जिसे लंबवत कहते हैं, द्विपार्श्विक। कौन सा सीखना अस्थायी होता है? तो समझकर सीखना अस्थायी होता है। ठीक है, कौन सा सीखना? समझकर सीखना। कौशल सीखने की पहली अवस्था अनुकरण करना। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं सीखने का हस्तांतरण। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग, यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ का है।
जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में वह क्रमशः मंद हो जाती है उसे कहते हैं उन्नतोत्तर वक्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयास और भूल प्रयत्न सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक के। सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे हैं उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है डैश को सहायता। स्व अधिगम मॉडल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है तो व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन। किसे एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है तो ब्लैक बोर्ड को। ठीक है, ब्लैक बोर्ड को नहीं माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन डैश है सीखना। कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है अनुकरण। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है वे बालक कहलाते हैं पिछड़े बालक। इसका आंसर हो जाएगा पिछड़े बालक। ठीक है, ये 2 बार हो गया है। पढ़ने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि। कौन सी हो जाती है पढ़ने की? तो ये आपका प्रोजेक्ट विधि इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है कि यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो तीव्र बुद्धि बालकों के लिए। सीखने की असफलता का कारण समझने की असफलताएं, यह कथन किसका है? तो मार्शले का है। वह वस्तु जिसमें बच्चा, ठीक है, जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? तो अल्फ्रेड बिने है। टर्मन के अनुसार बुद्धि क्या परिभाषा है? तो टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बुद्धि टर्मन से स्टर्न से पूछा जाता है और आपका बुद्धि पर बंकिन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो व्यक्तित्व के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो ये आपका बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। बैचलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो बैचलर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ संयोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। नेक्स्ट, सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? सामान्यतः बुद्धि 3 प्रकार की होती है, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहते हैं? तो मूर्त बुद्धि को कहते हैं। मूर्त बुद्धि किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? तो बहुतल सिद्धांत को कहा जाता है। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? तो जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया। ठीक है, अगर तेज रहेगा ना तो 2 बार वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। सामान्य बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं? बुद्धि का त्रिक विद्यु सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने दिया था। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा था, विश्लेषणात्मक, व्यवहारिक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि। बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत प्रतिपादित किसने है? तो ये आपका चार्ल्स स्पीयरमैन थे। ठीक है, एक अंग्रेजी मनोवैज्ञानिक थे। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, ये कथन किसने कहा था? लेम्टर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाटिया परीक्षण का संबंध किससे? तो बुद्धि को मापने से। मैस्लर परीक्षण का संबंध किससे? तो बुद्धि को मापने से। बुद्धि लब्धि को मापने का पहला सूत्र किसने दिया था? तो स्टर्न ने दिया था। स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया था? तो टर्मन ने किया था। ठीक, किसने स्टर्न के सूत्र में संशोधन किया था? तो टर्मन ने किया था, जो इन्होंने दिया था आपका M/CA। तो बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब बनाई गई थी? तो जर्मनी में 1879 में बनाई गई थी। ठीक है, 1879 में। बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध हो, यह विचार स्पाइकर और इरविन का है। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे किस में रखा जाता है? तो ये आपका औसत या सामान्य बुद्धि होती है, जो आपका 90 से लेकर 115 के बीच आती है। तो 105 आया ना, तो यहाँ पे देते हैं बुद्धि लब्धि दिया गया है। उसका यहाँ पे फार्मूला है मानसिक आयु, जिसे मेंटल एज बोला जाता है, वास्तविक या क्रोनिकल एज बोला जाता है, इंटू करके 100 है। ठीक है, तो अगर देखते हैं यहाँ पे एक बालक लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं बात करूँ तो बालक का जो वास्तविक आयु कितने साल का? 5 साल का।
ठीक है, 5 ईयर्स का है। और उसकी मानसिक आय लेते हैं यहाँ पे, मान जाइए कि यहाँ पे आप ले लीजिए 8 वर्ष का, ठीक है, मानसिक आय। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे ना कि IQ निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे मानसिक आय लिखेंगे 8 वर्ष और वास्तविक आपका 500, 100 से करेंगे तो 160 हो जाएगा। तो ये देखिए 160 आ गया। इस तरह से आपका निकाला जाता है। यहाँ पे देखते हैं प्रतिभाशाली जो होते हैं 145 से ऊपर के होते हैं। बहुश्रेष्ठ वाले जो होते हैं ना, जो होते हैं प्रतिभाशाली 145 और उससे ऊपर के होते हैं। बहुश्रेष्ठ वाले 135 से 145 होते हैं। और श्रेष्ठ वाले जो होते हैं ना 125 से 135 होते हैं। औसत से ऊपर के 115 से 125 होते हैं। और औसत जो एवरेज होता है ना 90 से लेकर 115 होता है। देखिए तो यहाँ पे 160 है ना, तो ये किसके श्रेणी में है? देखिए 100 प्रतिभाशाली में आएगा ना, क्योंकि देखिए 145 जो है ना प्रतिभा, तो इससे अगर ऊपर है आपका ये ग्रेटर ज़्यादा है ना, तो ये आपका प्रतिभाशाली हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ये भी याद रखिएगा। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। औसत वाले जो होते हैं ना 90 से 115 होते हैं। औसत से जो नीचे होते हैं ना आपके 80 से 90 होते हैं। मंद जो होते हैं आपका, जो मंद वाला होता है 70 से 80 होता है। मंद बुद्धि जो मूर्ख होता है ना 50 से लेके 70 होता है। जड़ बुद्धि जो होता है ना 25 से लेके आपका 50 होता है। और मूर्ख जो होता है ना 0 से लेके 25 होता है। आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक।